तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो यार कल अपन ने वो कर लिया था, अपना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कर लिए थे, है ना। आज अपन चालू करने जा रहे हैं कूलॉम लॉ, यानी कि एक साइंटिस्ट का नाम था कूलॉम। चार्ज के बारे में जिसने बताया था, मैंने बताया भी था पीछे आपको, यानी कि चार्जेस के बारे में इन्होंने बताया था। देखो, चार्ज की यूनिट भी होती है कूलॉम के नाम से, सुना होगा आपने, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। तो कूलॉम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्जेस के बारे में बताया था। अभी अपन ने ये पढ़ा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज अपन ने पढ़ा कि दो चार्ज प्रेजेंट है नेचर के अंदर, चाहे वो सेम नेचर के हो चाहे अपोजिट नेचर के हो। फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, भी लगाते हैं कि नहीं लगाते। जैसे प्लस माइनस हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, प्लस प्लस होंगे, या फिर माइनस माइनस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। लेकिन भाई कैसे लगाएंगे, कितना का लगाएंगे, ये किसने बताया था? एक कूलॉम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने को क्या किया था, बताया था। तो भाई इन्हीं के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, एक तो इसकी अपन स्केलर फॉर्म देखेंगे कूलॉम लॉ की, और एक अपने वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्केलर से, पूछता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि वेक्टर फॉर्म भी बताना है इसकी। तो सारा कुछ करने वाले हैं एकदम ईजी लैंग्वेज के अंदर। तो चलो इसको, तो देखो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, इट स्टेट्स द फोर्स बिटवीन चार्जेस। अब चार्ज कितने भी हो सकते हैं ना भाई, 2, 4, 5, 10, 15, 20, तो उनके बीच के फोर्स को क्या करता है, स्टेट्स यानी बताता है। ठीक है, अच्छा देखना कैसे। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। मान लो भाई यहाँ पे Q1 चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है, Q2 चार्ज अपना पड़ा हुआ है, और इनके बीच की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं। चलो कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं r है। अब r इसके बीच की डिस्टेंस हो गई भाई। अच्छा बताओ, ये Q1 मान लो एक बार के लिए पॉजिटिव है, ये Q2 भी एक बार के लिए मान लो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे के ऊपर, है ना। कौन सा फोर्स लगाएंगे दूसरे के ऊपर, रिपल्सिव फोर्स। तो इस वाले के ऊपर तो भाई फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, इस वाले चार्ज के ऊपर इसकी वजह से, और इस वाले चार्ज के ऊपर इस वाले की वजह से, Q2 की वजह से इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा नाम दे देते हैं चलो इनको। ये वाले को मैं बोल दूँगा F21 बोल देते हैं इसको, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इसको बोल देते हैं F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है भाई, तो इन्होंने मतलब ऐसा कुछ बताया था। अब इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि जो फोर्स लगेगा ना इनके बीच का, ये फोर्स क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि Q1 और Q2 के। अब चार्जेस Q1 Q2 इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, Q1 Q2, यानी कि भाई जितने ज़्यादा चार्ज होंगे फोर्स उतना ही बड़ा होगा। जाहिर सी बात है यार, जितने ज़्यादा चार्ज होंगे। अब डिस्टेंस के लिए भी इन्होंने एक रिलेशन दिया, फिर उन्होंने कहा जो फोर्स है ना वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा इसके डिस्टेंस के, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस में मैंने ऐसे बताया, फिर इनको साथ में लिख दिया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², साथ में लिख दिया भाई दोनों को। ठीक है, अच्छा r के इन्वर्सली को बताया भाई, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी ना इनके बीच उतना ही कम फोर्स लगेगा। इन्वर्सली का मतलब यही, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं जितने फोर्स होते हैं वो, इसलिए इन्वर्स में डिस्टेंस का स्क्वायर लगता है भाई। चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स ले लो, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स ले लो, चाहे तुम मैग्नेटिक फोर्स ले लो, सब में नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर ही आता है, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर यार ये प्रोपोर्शनल आया, जब एक कांस्टेंट आया जिसको अपन के बोल, प्रोपोर्शनल आएंगे तो कांस्टेंट आएगा K Q2 अपॉन r²। देखो इसको अगले पेज पे लिखते हैं, अगले पेज पे देखते हैं इसको। देखो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। K क्या होता है अपना, K होता है अपना इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K होता है अपना इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट तो भाई इसकी वैल्यू फिक्स होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसी को ही अपन लोग लिखते हैं 9 × 10⁹ यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ε0 क्या होता है अपना यहाँ पे, ε0 होता है अपना इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 होता है इलेक्ट्रिकल फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है भाई ये ε0। ठीक है, अब यानी कि भाई देखो ये ε0 बेसिकली मैं बताता हूँ मीडियम पे डिपेंड करता है। अब भैया आपने वैक्यूम के अंदर रख रखा है, एयर के अंदर रख रखा है चार्जेस को, भाई पानी के अंदर डुबो के रख रखा है, ऑयल के अंदर ड्रॉप कर रखा है, भाई शहद के अंदर डाल रखा है तुमने, डिपेंड करेगा ना मीडियम के ऊपर, क्योंकि उस हिसाब से ही फोर्स लगेगा फिर।
भाई मान लो पानी के अंदर डाल दिया चार्जेस को तो अलग फोर्स लगेगा, अब हवा के अंदर रख रखा है तो अलग फोर्स लगेगा। तो एप्सिलॉन नॉट उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो यही Q1 Q2 चार्ज को तुम किसी और मीडियम में रख दो, है ना, चार्जेस तो सेम ही रहेंगे, लेकिन फोर्स बदलेगा। किसकी वजह से बदलेगा? वो इस एप्सिलॉन नॉट की वजह से वो चेंज होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। अब ये तो इसकी स्केलर फॉर्म थी फोर्स की, अब इसकी वेक्टर फॉर्म और देख लेते हैं चलो फोर्स की। तो अब देखो यार मैंने लिख लिया गुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म के अंदर गुलाम लॉ और समझते हैं अपन। तो यार इसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस एज्यूम कर लिया, क्योंकि जितना भी जो भी काम करेंगे ना अपन वेक्टर के अंदर वो डायरेक्शन के साथ करेंगे। तो डायरेक्शन यार इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे क्या किया, एज्यूम कर लिए। तो मान लेते हैं यार यहाँ पे कहीं पे कोई चार्ज Q1 एज्यूम कर लेते हैं। मान लो यार यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पर Q1 चार्ज है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, इस पर मान लो कैसा चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है। अब अपन इसका पोजीशन वेक्टर देखने पड़ेंगे इनके कि भाई इससे ये कितनी दूरी पे है और ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे, क्योंकि अपन डायरेक्शन के साथ लेके चलते हैं सारी चीज़। तो मान लेते हैं Q1 चार्ज इस ओरिजिन से है R1 डिस्टेंस के ऊपर, तो R1 वेक्टर लिख देंगे इसको अपन डिस्टेंस की फॉर्म में, ठीक है। और Q2 मान लेते हैं अपन R2 डिस्टेंस के ऊपर, तो R2 वेक्टर हो गया इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इन Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भैया? मान लेते हैं कि अच्छा चलो Q1 से अपन मान लो मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो Q1 से अगर अपन Q2 की तरफ आए, है ना, तो ये वाली डिस्टेंस होगी, वेक्टर की फॉर्म में लिख दो इनको, क्योंकि R2 वेक्टर है ना, ऐसे वेक्टर लगा दो, ये R1 वेक्टर है। अच्छा Q1 से Q2 की तरफ आए, यहाँ पे एक वेक्टर लगेगा, इसको अपन बोल देंगे R12 वेक्टर, क्योंकि 1 से 2 की तरफ आए अपन। अगर 2 से 1 की तरफ जाएंगे इस वाले को, अगर मान लो ऐसे से ऐसे जाते हैं, 2 से 1 जाते हैं, तो इसको अपन बोल देंगे R21 वेक्टर। क्यों भाई, डिस्टेंस का वो वेक्टर का डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं अपन को लाम लोग, ठीक है। ये ऐसे हो गए। अपन अपने को एक चीज़ पता है यार, ये R21 और R12 एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये R12 जो वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, R21 वेक्टर के, लेकिन माइनस साइन आएगा इसके सामने, क्योंकि डायरेक्शन दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अब चलो इनको फोर्स लिखना चालू करते हैं, ठीक है। अब मान लो एक बार के लिए वापस से पॉजिटिव है Q1 और Q2 पॉजिटिव है, तो भाई Q1 के ऊपर तो इसके ऊपर इस तरफ लगेगा, और Q2 की वजह से Q1 की वजह से इस तरफ लगेगा, तो इसको बोल देते हैं F21 वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर लगेगा ऊपर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको बोल देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर। ऐसे ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। अब जो कैलकुलेट करते हैं इनकी वैल्यूज, अपन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं इनकी। देखो अब देखना, अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं F12 वेक्टर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार के लिए। तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड वेक्टर, देखो कि ये तो क्या है भाई, और ये Q1 Q2 भी Q1 Q2 ही है, ठीक है। मेन जो चेंज आएगा वो आएगा डिस्टेंस के अंदर। अब देखो अपने फोर्स कौन सा लिया है, 1 से 2 वाला, और 1 से 2 की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी ना वही अपन डिस्टेंस लेंगे। अब देखो 1 से 2 की तरफ कौन सी है, F12 वेक्टर की तरफ कौन सा डिस्टेंस है 1 2 की तरफ, ये है देखो R21 2 से 1 है ना। F12 वेक्टर भाई इस तरफ है ना, F12 वेक्टर इस तरफ है, तो अपन ये वाली डिस्टेंस लेंगे इसके सेम डायरेक्शन में। तो अपन डिस्टेंस कौन सी लेंगे यहाँ पे, R21। तो डिस्टेंस आ जाती है इसके नीचे R21, इसका क्या आएगा अपना स्क्वायर, और साथ में वेक्टर फॉर्म लिखिए तो भाई यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा ना, इस R21 का क्या लगा दो, कैप लगा दो, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, F12 वेक्टर हो गया। ऐसे ही F21 लिख लो, ऐसे आप क्या लिख लो, F21 वेक्टर लिख लो। तो बताओ के Q1 Q2 तो ये तो सेम ही आने वाला है, के Q1 Q2। अब एक बार वापस देख लो, अब अपने F21 वेक्टर लिया है तो डिस्टेंस भी इसकी तरफ बढ़ लेंगे। F21 वेक्टर किधर है भाई, ये रहा नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ डिस्टेंस कौन सी है, R12, 1 से 2 वाली डिस्टेंस, समझ में आया ना। अब तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे इधर, R12, इसका स्क्वायर और यूनिट वेक्टर लगा देंगे R12 क्या, ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ठीक है। अच्छा इतना समझ में आया। अभी यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखे हुए हैं देखो, R21 कैप और R12 कैप, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी क्या। अगर मैं R12 को R21 लिखना चाहूँ तो बताओ यहाँ पे मैं से लिख सकता हूँ क्या, माइनस R21, इस R12 की जगह लिख सकता हूँ माइनस ऑफ R21। तो भाई होल पे टोटल चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और बाकी सारी वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी, सेम बन जाएगी। तो मैं देखो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो F12 वेक्टर है ना वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ F21 वेक्टर। इतनी बात समझ में आई क्या, ये अपनी होती है वेक्टर फॉर्म फोर्स की, यानी कि भाई डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपना क्या रहता है, योगदान रहता है इसके अंदर। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए
कि भाई ये चलो ये सीधी सी बात थी यार, F12 और F21 दोनों पॉजिटिव होंगे अगर वेक्टर डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म अपन फोर्स की लिख रहे हैं तो, है ना। ये बात पता है कि आपको कि भाई ये R12 कैप किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। ये 11th क्लास में पढ़ी होगी आपने, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो R12 वेक्टर आ जाएगा डिवाइड में R12 का मैग्नीट्यूड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बात की बात है, लेकिन वेक्टर फॉर्म ये होती है इसकी, समझ में ही की थी बात, ठीक है। तो भाई यही थी अपनी कूलॉम लॉ, और ये इसका वेक्टर फॉर्म था और स्केलर फॉर्म था।